नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के तमाम जनपदों में जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं और उनका जमीनी हकीकत क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम को लेके आज हम मौजूद हैं जनपद औरैया में। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं औरैया जनपद के तमाम उन अधिकारियों से जिनके माध्यम से, जिनके कुशल नेतृत्व में तमाम विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं यहाँ की जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव जी से। जिला अधिकारी के दाहिनी तरफ बैठे हैं मुख्य विकास अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार चौधरी जी, और जिला अधिकारी के बाएं तरफ मौजूद हैं पुलिस विभाग के मुखिया श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी। और परिचय के बाद अब हम एक बार चलते हैं फिर से मंच पे और बात करते हैं जिलाधिकारी महोदया से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो तमाम विकास की योजनाएं हैं आपकी जनपद में किस तरह से संचालित हो रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे जनपद में भी विभिन्न वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएं और तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि जनपद में विकास और समृद्धि जल्दी आए। अगर किसानों की बात की जाए तो एक क्रांतिकारी सोच का प्रतिबिंब है हमारी जो पारदर्शी किसान विकास योजना है और डीबीटी की जो व्यवस्था है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत करीब हमारे जनपद में लगभग 29,000 किसानों का पंजीकरण कराया गया है और इन्हें विभिन्न लाभ, जो विभिन्न सब्सिडी है, जैसे इस फसली में रबी में बीज पर, गेहूं बीज पर सब्सिडी दी गई है, वो सीधा किसानों के खाते में पहुंची है। तो इसके चलते किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है और जो भी लाभ है, जो किसान का हक है, वो सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। इसी तरीके से स्वावलंबी योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत हमने एमएससी एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स का चयन किया है और अपने अपने क्षेत्रों में लगभग 8 लोगों का चयन किया गया है और ये स्थापित करेंगे एक तरह से कृषि जंक्शन। इसका लाभ उस क्षेत्र के सभी किसानों को मिलेगा और वो किसान इस जंक्शन पर पहुंचकर न सिर्फ विशेषज्ञ जानकारी बल्कि जो बीज, कृषि रसायन, दवाएं और खाद, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो उनको अपने ही क्षेत्र में, अपने द्वार पर मिलने लगेंगी। तो इसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और ये भी एक बहुत ही दूरदर्शी योजना है। इसके साथ ही उनकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए पशुपालन को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। कामधेनु योजना है जिसमें हमारे जनपद में 2 इकाइयाँ स्वीकृत हैं, एक क्रियाशील भी हो चुकी है। 100 दुधारू पशुओं की ये इकाई है और इससे न सिर्फ नस्ल सुधार होगा बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी बहुत वृद्धि आएगी और फार्मर की जो इनकम है उसे सप्लीमेंट किया जा सकेगा। मिनी कामधेनु भी इससे छोटी इकाइयां हैं। हमारे जनपद में 15 इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं और लक्ष्य की 100% पूर्ति हो गई है। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और किसानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी, लाभकारी योजना है। माइक्रो कामधेनु भी अब हाल में शुरू हुई है तो उसके अंतर्गत भी प्रयासरत हैं हम लोग कि 30 इकाइयाँ इस जनपद में हम क्रियाशील करा सकें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में समाजवादी पेंशन प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसके अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 24,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। और जो विशेष बात है कि ये सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं है बल्कि इसमें उस परिवार की हर दृष्टि से विकास पर लगातार नज़र बनी है और लगातार उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत लगभग 39,000 लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है लगभग 10,500 की संख्या में और विकलांगों को पेंशन मिल रही है। 7,000 से भी ज़्यादा विकलांग हमारे जनपद में इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरीके से फूड सिक्योरिटी मिशन हमारे जनपद में 1 जनवरी से लॉन्च हुआ है और जो मानक है उसके अंतर्गत लगभग 9 लाख ग्रामीण क्षेत्र के परिवार इस योजना से जोड़े गए हैं। 1.5 लाख नगर क्षेत्र के परिवार हैं और इन सब परिवारों को सिर्फ 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो की दर पर गेहूं और 3 रुपये किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 50,000 परिवार अंत्योदय तबके के हैं जो बहुत ही गरीब हैं और उन्हें इस योजना से
खाने का सामग्री उपलब्ध हो रही है एकदम न्यूनतम दरों पर। कन्या विद्याधन योजना अंतर्गत भी अब तक 6,000 कन्याओं को, जो मेधावी कन्याएं हैं, उनको लाभान्वित किया गया है ताकि वो शिक्षा करके आगे बढ़ सकें। तो ये मेन योजनाएं हैं। बाकी हर क्षेत्र में जैसे लेबर की भी कई योजनाएं हैं, साइकिल वितरण हमारे जनपद में किया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उसका मैंने अभी यहाँ उल्लेख किया। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदया, आपने तमाम विकास योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरह से आपके जनपद में उनका संचालन हो रहा है। अब हम बात करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से, क्योंकि तमाम जो विकास योजनाएं हैं आपके नेतृत्व में चल रही हैं, आपकी पैनी नजर रहती है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वो तमाम कौन सी योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन के बाद आने वाले दिनों में हम आपके जनपद में उसको मील का पत्थर कह सकते हैं। जनपद में राज्य सरकार के वित्त पोषित तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा लोहिया ग्रामीण आवास है, जो जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा संचालित है। इस योजना की विशेषता है कि जो 2002 की बीपीएल सूची में जिन परिवारों का नाम छूट गया था और इंदिरा आवास के लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, ऐसे परिवार जो आवास विहीन है और जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपये से कम है, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इस योजना में 3,05,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसमें 2,75,000 रुपये लाभार्थियों को सीधे 2 किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त में 1,37,500 रुपये और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात 1,37,500 रुपये द्वितीय किस्त के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा 30,000 रुपये की एक सोलर लाइट लाभार्थियों के आवास पर लगवाई जा रही है। आवास के अतिरिक्त 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक छूट और एक सुविधा दी गई है लाभार्थियों को, उनको 90 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिससे वो 14,990 रुपये की मजदूरी हो रही है। तो इस तरह से जो हमारे लोहिया आवास की लागत है लगभग 3,30,000 रुपये हो रहा है, जो लाभार्थियों को मिल रहा है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण योजना जो समाजवादी पेंशन योजना है, जो राज्य सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। जनपद का लक्ष्य 25,231 लाभार्थी का लक्षित करने का रखा गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 24,000 लाभार्थियों के खाते में धनराशि निर्गत कर दी है। इसमें प्रति लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देय होती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है कन्या विद्याधन। कन्या विद्याधन में जो मेधावी छात्राएं हैं उनको हम लोग कन्या विद्याधन के रूप में धनराशि दे रहे हैं। इस वर्ष 856 का लक्ष्य हमें मिला है, जिसमें से हम लोगों ने 705 कन्याओं के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर दी है। इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं हैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित, निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो कई पीएससी बन रही हैं। हमारा जिला अस्पताल निर्मित हो गया है, उसमें वो संचालित भी हो रहा है। पीएससी बनाई जा रही हैं, सीएससी बनाई जा रही हैं। और अगर जब ये योजनाएं पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जनपद के जो निवासी हैं उनको बहुत ही इसमें लाभ मिलेगा। अभी बात हो रही थी तमाम विकास योजनाओं की, लेकिन हम बात करें कि इन विकास योजनाओं का संचालन कैसे किया जाए, तो सबसे जो पहली और जरूरी शर्त है वो ये है कि जिले में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। तो किस तरह से इस जनपद में कानून व्यवस्था का राज है, किस तरह से यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया से। आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपकी पुलिसिंग सिस्टम, किस तरह से इस जनपद में पुलिसिंग अपना काम कर रही है। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जैसा कि आप सब जानते हैं, राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे यहाँ वाहनों की बहुत ज़्यादा पूर्ति की गई है, ताकि थानों पे जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों के निस्तारण के लिए सुदूर क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। इसके अलावा जो डायल 100 का कार्यक्रम चल रहा है, डायल 100 की योजना चल रही है, इसमें भी नए कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं ताकि शिकायतों का निस्तारण बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से और त्वरित तरीके से किया जा सके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शिकायत निस्तारण प्रणालियां हैं जो समन्वित रूप से भी चल रही हैं, जिनका केंद्रीकृत अनुश्रवण किया जा रहा है, जैसे कि IGRS सिस्टम है हमारे यहाँ। महिलाओं के रूप में विशेष तौर पे महिलाओं से जो जुड़ी समस्याएं हैं, उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं
उनको लेकर भी जो 1090 की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है पुलिस और राज्य सरकार की, इस योजना में हमारे पास लगातार संपर्क किया जाता है। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस शिकायत का त्वरित निस्तारण यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर के जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर महिलाओं के साथ या महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध होता है या किसी के विरुद्ध भी कोई अपराध होता है तो उसको तत्काल दर्ज किया जाए। वो काम हमारे जनपद में बहुत तत्परता से किया जाता है। ये एफआईआर के लिए घूमना नहीं पड़ता किसी को। हम कोशिश करते हैं कि हर एक आदमी को अगर उसके विरुद्ध कोई अपराध कारित हुआ है तो उसको तत्काल रजिस्टर किया जाए और रजिस्टर करने के बाद उसकी कार्रवाई की जाए। अब एफआईआर के बारे में भी आप देखें तो एफआईआर अब हमारे यहाँ ऑनलाइन होती है, आरोप पत्र हमारे ऑनलाइन जाते हैं। इससे भी जनता को बहुत राहत हुई है। आने वाले समय में इससे और राहत होगी जब ये पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें आएंगी और जनता को पारदर्शिता दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप और मानव संसाधन के तौर पे देखें तो आपको पता होगा कि भर्तियां हमारे यहाँ काफ़ी हो रही हैं। आरक्षियों की सभी रैंकों पे प्रमोशन किया जा रहा है। इससे भी पुलिस बल के अंतर्गत भी उसका मोरल बहुत अप हो रहा है ताकि वो लोगों के समस्याओं का निस्तारण करने में तत्परता दिखाने की स्थिति में आ जाएगी। हमारे अपने जनपद में स्थानीय तौर पे पहल नाम का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिस पहल कार्यक्रम में जो पारिवारिक विवाद हैं उन पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए महिला थाना और हमारे अपने अपर पुलिस अधीक्षक और जन सहयोग से और कुछ समाज संगठनों के माध्यम से परिवारों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, उनको परामर्श दिया जाता है। अगर छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो उनको वहीं निस्तारित कराया जाता है। कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें परिवार जो पहले टूट रहे थे वो अब लगातार एक साथ रह रहे हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लगातार बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो 2 वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पे औरैया जनपद में, गेल और एनटीपीसी, उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया जाता है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या उनको नहीं आएगी और वो सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। तो ये सब हमारी तरफ से नियंत्रण का प्रयास है। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे तमाम विकास योजनाओं के बारे में, उन अधिकारियों से जिनके नेतृत्व में सीधे सीधे विकास की योजनाओं का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारे भी तमाम जनता जनार्दन भी मौजूद है, उनसे भी बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम जो दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आज आपके द्वार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। आइए अब हम बात करते हैं तमाम विकास योजनाओं के बारे में, किस तरह से इस जनपद में जो तमाम योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेती बाड़ी की। तो यहाँ के कृषि विभाग के जो अधिकारी मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं किसानों के लिए आपके जनपद में चल रही हैं, क्या क्या खास योजनाएं हैं और किस तरह से उनका क्रियान्वयन आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार किसान को धरती का भगवान मानती है और उसी को आधार बना करके योजनाएं ला रही है। धरती पर अगर जीव होगा तो उसको भोजन चाहिए, भोजन की ज़रूरत होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो किसान रहेगा, इसलिए किसान भगवान है। किसान को सुविधाओं देने के लिए, सुविधा के लिए सरकार कई योजनाएं लाई हैं। सबसे बढ़िया योजना है कि किसान को जो भी खाद बीज या सुविधाएं दी जा रही हैं वो पैसा सीधे उसके खाते में दिया जा रहा है। अब बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और किसान इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे जनपद में, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया है, 7,000 किसानों को करीब करीब 1,60,00,000 रुपया हम लोग उनके खाते में सीधे हस्तांतरित कर चुके हैं। दूसरी बात है, धरती को हम माँ मानते हैं, माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। माँ स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ अनाज पैदा होगा और तभी यहाँ की जनता स्वस्थ होगी। उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना हम लोग लाए हैं। जनपद में कुल 17,800 नमूने इकट्ठे किए गए हैं, जिनकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि धरती की क्या पोजीशन है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। इसकी जांच करके किसानों को हम सीधे कार्ड दे रहे हैं और उसी के अनुसार किसान खेत में अपना उर्वरक या दवाओं का उपयोग करेंगे। तीसरी यहाँ की समस्या किसानों की जो रहती थी, उनके पास कृषि यंत्र नहीं थे। इस जनपद में इस साल 100 से ज़्यादा रोटावेटर का वितरण किया गया है, जिस पर 35,000 रुपये की छूट सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है। 70 से अधिक पंप सेट पर हम छूट दे रहे हैं, जिसका 10,000 रुपये का लाभ किसानों के खाते में सीधे भेज रहे हैं। एग्री जंक्शन योजना
ये उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बढ़िया योजना है, जिसमें जनपद में जो पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं, जो MSc AG हैं या BSc AG हैं, उनको तकनीकी की जानकारी है, उनके द्वारा हम हर ब्लॉक में एक, और जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसमें 2 सेंटर खोल रहे हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर जो आदमी बैठेगा उसको एग्रीकल्चर से की A से लेकर के Z तक की जानकारी है, किसानों को तकनीकी सहायता देगा, जानकारी देगा, खाद देगा, बीज देगा, कृषि यंत्र भी यहीं से उसको किराए पर मिलेंगे। ये हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम सभा में हम आत्मा के थ्रू किसान विद्यालय चला रहे हैं। किसान विद्यालय वो विद्यालय है जो किसान के खेत को ही हम विद्यालय मानते हैं। वहीं पर एक जागरूक किसान, जिसको पूरी जानकारी हम देते हैं, उसके द्वारा किसान को, गांव के सभी किसानों को खेती की उन्नति विधा बताई जाती है, उनको करके दिखाया जाता है कि हम खेती कैसे करें। धन्यवाद, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन उन योजनाओं का जिनके बीच में क्रियान्वयन हो रहा है, बात तो हमें उनसे करनी पड़ेगी। यानी कि जो तमाम जनता जनार्दन हमारे बीच में मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे कि वाकई में आपने जो दावे किए उनकी जमीनी हकीकत क्या है। कृषि विभाग जनपद औरैया के द्वारा तमाम संचालित योजनाओं में मैंने एक चारा मशीन कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दी थी, जिसका लाभ मुझे प्राप्त हो गया है बैंक के माध्यम से, और भी किसानों को लाभ मिल रहा है। मुझे सरकार की तरफ से एक सोलर पंप अनुदानित किया गया था सर, जिसका सुचारू रूप से काम हो रहा है, चल रहा है सर। अच्छा काम कर रही है सरकार की अच्छी योजना। और मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय से और सरकार से कि सर 4 घंटे के लिए कम से कम बैटरी बैकअप इसको मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की सर। जी, अभी आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट आपने किया है, हम सीधे चलते हैं। आपके जिलाधिकारी महोदया भी यहीं पे मौजूद है। आपका प्रश्न सीधे सीधे हम आपके पास पहुंचाते हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि इनका एक आग्रह है आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। सोलर पंप बहुत ही बढ़िया योजना है, और बिजली की जो समस्या है और बिजली बिल का जो भार किसान पर पड़ता है, उससे इसे मुक्ति मिलेगी और लंबे समय तक इसकी लाइफ है। तो बहुत बढ़िया योजना है, और मैं सहमत हूँ इस बात से कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लक्ष्य हो तो अगले साल भी हम लोग इसका प्रयास करेंगे और शासन से भी अतिरिक्त लक्ष्य की मांग भी करेंगे। और खेती बाड़ी के बाद अब बात करते हैं थोड़ा दूध दही की। तो प्रदेश सरकार की जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें से एक है कामधेनु योजना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जनपद में कामधेनु योजना का क्या हाल है? इस जनपद में कामधेनु योजना और मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, इन सभी का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है, और जनपद के दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति निरंतर हो रही है हमारे स्तर से। और हमारे जिलाधिकारी महोदया और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों, बैंकों के माध्यम से लगातार क्रियान्वयन अच्छी तरह से किया जा रहा है, और इस योजना की सफलता अच्छी हो रही है, हमको ये महसूस हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ आपको मिला है, आप बता रहे हैं, तो किस तरह से ये योजना चल रही है और आपके लाइफ में किस तरह से क्या परिवर्तन आया है इस योजना को पाने के बाद? सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। बेरोजगार लोग अगर सही से कार्य करें तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, किसान भी, और किसान अगर सब लोग इसी तरफ पशुपालन तरफ जाएं तो इससे भी अधिक लाभ मिलेगा। इसमें सर अधिकारी और मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है, यहाँ के अधिकारी लोगों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, नहीं तो सर अभी नहीं चल पाती। हम लोग 2-3 जो गांव के हैं गरीब लोग, वो लगे, उनको भी रोजगार मिल रहा है, और हमको भी अपने आप में नहीं लगता है कि हम बेरोजगार हैं। सर हमको इसमें हम लोग स्वयं मेहनत करते हैं तो 75% प्रॉफिट है, 25% लागत है। और अब आइए बात करते हैं प्रदेश सरकार की एक अन्य काफी महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी हमारे बीच में मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे जो तमाम पेंशन योजनाएं हैं, उसमें समाजवादी पेंशन योजना जो प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वो उसकी स्थिति आपके जनपद में क्या है, कितने लोगों को दिया जा रहा है, क्या स्थिति है? जैसा कि विदित है कि शासन की, राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी जो समाजवादी पेंशन योजना है, ये अन्य पेंशन योजना से हटके प्रदेश सरकार ने बहुत विलक्षण योजना दी है। इस पेंशन योजना में केवल पेंशन धारक को ही लाभ नहीं है, बल्कि शासन ने उसको, उसके परिवार के समस्त सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत
मॉड्यूल बना दिए गए हैं कि उनके बच्चों को स्वास्थ्य विभाग संबंधित उनका, अगर घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका एक मॉड्यूल बना दिया, उनके जो है अगर टीकाकरण बच्चे हैं तो टीकाकरण के लिए मॉड्यूल बना दिया, और इसी तरह से बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो उनके 6 से 14 वाले बच्चों पढ़ने के लिए उनको मॉड्यूल बना दिया। और मॉड्यूल का अर्थ ये मतलब शासन ने किया है कि मॉड्यूल में जितने भी पेंशन धारक के बच्चे या गर्भवती महिलाएं आई वो डाटा उस पर अपलोड कर दिया जाता है, और उससे प्रदेश सरकार ये देख लेती वहाँ से कि ये सरकार इसमें गर्भवती महिलाएं इतनी हैं, तो उस समय वो डाटाबेस बन जाता है। डाटाबेस बनने के बाद अगला जो उसमें गर्भवती कितनी महिलाएं डाटाबेस पे थी, उनमें कितनी उनका प्रसव हो गया है, वो बराबर सतत प्रक्रिया चलती रहती है। ये शासन की बहुत अच्छी योजना है। इसमें जनपद का 25,231 का लक्ष्य था, जैसा महोदया द्वारा बताया गया कि 24,000 का इसमें लक्ष्य हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। 1,000 जो है वो भी प्रोसेस में है। हम अपनी 25,231 के लक्ष्य के पूरे में हैं। ये महत्वपूर्ण योजना है। उसके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जिला प्रशासन द्वारा इसका गहन अनुश्रवण किया जाता है और समस्त लाभार्थियों को इसमें समय से लाभ दिया जा रहा है। फिर से चलते हैं जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जमीनी हकीकत तमाम योजनाओं का तभी पता चलेगा जब जनता जनार्दन बोलेगी, क्योंकि जो सरकार है वो जनता जनार्दन के लिए ही काम करती है। तो तमाम लोगों के बीच में एक महिला मौजूद है। मुझको प्रतिमाह 500 रुपये मिलती है और 3 मान लो समय पे आ जाती है। 3 माह तक आ चुकी है, चौथी बार आ गई। कुछ और लोग हैं, आप बताएं कि ये इस योजना का लाभ आपको किस तरह से मिल रहा है? हमें 500 रुपये मिल रहा है, उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। बेरोजगार मेरे पति जी हैं तो उससे मतलब मेरा खर्चा चल रहा है। यही सब मेरे को अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो भी मतलब हम इसी से पूरी करते हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग जनता जनार्दन में मौजूद है, वही बताएंगे कि जिसको छोटा अमाउंट कह के आलोचना की जाती है, वाकई उस 500 रुपए का उनके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से ये 500 रुपया उनके लिए काफी महत्व रखता है। जी आप बताएं। इसलिए मुझे ये सरकार से मुझे 500 रुपये 3 महीने में मिल जाते हैं। हमारे मान लो थोड़ा सा परिवार चलता रहता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारा आदमी मान लो उसमें खेती चली गई है तो उसमें थोड़ा रोजगारी मिल गई है तो 6,000 रुपये मिलते हैं। उससे हमारा कोई वो नहीं चल पाता है घर का खर्चा। तो इसे ये 500 रुपये हमारी सरकार ने दिया है तो हमको कुल लाभ मिला है। लेकिन हम ये सरकार से आयोजना करते हैं कि हमको थोड़ा सा बढ़ाइए भाई, कि जो हमारा मान लो चलने लगे। और हम आपसे लोगों से ये निवेदन करते हैं कि हमको कोई विकास में हमको कॉलोनी नहीं मिली है, हम कच्चे मकान में रह रही हैं। हम ये आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। चलिए आपकी जो बात है, आपने कही कि आपको आवास भी यदि हो सके तो मिले, तो सीधे सीधे आपकी जो सरकार है आपके द्वार पे है, तो आपकी बात आपके सरकार की जो मुखिया जिलाधिकारी महोदया यहाँ मौजूद है, मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि इनका ये कहना है कि यदि इन्हें आवास मिल जाता या जो ये राशि है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो पाती। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि 500 रुपये, इन्होंने और भी लाभार्थियों ने कहा कि 500 रुपये की धनराशि है, अच्छी धनराशि है, लेकिन अगर और मिल जाए तो और अच्छा है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस योजना का जो मुख्य बिंदु है वो सिर्फ ये 500 रुपये नहीं है। ये योजना सिर्फ ये 500 रुपये की पेंशन की नहीं है। इसका जो लाभ है ये बहुत लॉन्ग टर्म लाभ है, और उसको हम अगर इस दृष्टि से देखें, अब इनके परिवार में स्वास्थ्य की, पोषण की, शिक्षा की, इस सब की एक मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग लगातार निरंतर होगी, तो मुझे लगता है कि हम आगे के लिए अपनी इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को और सशक्त कर रहे हैं, और ये आने वाले वर्षों में स्वयं स्वावलंबी बन के खुद के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर बहुत कुछ कर पाएँ। और जो दूसरा आपने कहा कॉलोनी के संबंध में, तो आवास की जो पात्रता के शर्तें हैं, जो मानक हैं, उसके अनुरूप जांच हम लोग कराते हैं और उस आपकी भी कराई जाएगी। तो इस तरीके के हमें निर्धारण करना पड़ेगा जांच के आधार पे, और तब लाभान्वित किया जा सकेगा। कुछ ऐसे परिवार भी मौजूद हैं जो लगभग अलग हो चले थे, लेकिन फिर से उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, एक साथ हैं। तो हम बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोग अलग हो रहे थे, और किस तरीके से आप लोग फिर से एक हो गए, और उसमें पुलिस की क्या भूमिका रही? आपसी विवाद था मेरा, तो पुलिस ने समझाया तो हम लोग आपस में अच्छे से रहने लगे। अब कोई बात नहीं है। विवाद क्या था? लड़ाई झगड़ा हो जाता था। किस लिए? मारपीट कर देते थे पति। जरा दीजिएगा अपने पति को माइक, पूछे तो। सर दारू वारू पियते नशा करने लगे थे। तो
अभी क्या पीना छोड़ दिए हैं? अब पीना छोड़ दिया, अब सब है बंद है। बंद है? पुलिस के डर से? पुलिस के डर से। हम एक परिवार से और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों उनका परिवार टूट रहा था और कैसे एक हुआ। और ये पत्नी मेरी पूजा है, जिसमें मैंने इसको एक बार मारपीट कर दी थी। इन्होंने जाके थाने में एप्लीकेशन दे दी, उसमें जिसमें पुलिस द्वारा मेरा समझौता किया गया है। अब मैं दोनों साथ साथ में रहते हैं, खुश हूँ। जरा अपनी पत्नी को दीजिएगा, उनसे भी बात करें। मेरा पहले झगड़ा हो जाता था, अब लेकिन पहले मार कूट भी ज़्यादा करते थे, अब मेरा एक दूसरे में समझौता हो गया, अब एक साथ से सही रहने लगे हैं। क्यों होता था मारपीट? हम भी ज़्यादा बोलते थे, हम दोनों लोग एक साथ ज़्यादा ही बोलते थे, इसलिए हो जाता था। यानी दोनों लोग गर्म थे, कोई नरम नहीं था। और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। ब्रेक में जाने से पहले हम तमाम योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे उन योजनाओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती की योजना है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो युवाओं को रोजगार देना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को कौशल विकास मिशन योजना के तहत प्रशिक्षित करके नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। क्या है उस योजना की स्थिति इस जनपद में, औरैया जनपद में, इसके बारे में हम बात करेंगे संबंधित अधिकारी से, जिनके माध्यम से तमाम जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, KDF इंफ्रास्ट्रक्चर और MWH। जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, जिसके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ जनपद में 2 ट्रेडों में ट्रेड प्रशिक्षण करके बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाता है। हमारे इस 2015-16 में अभी तक 900 के आसपास बच्चे प्रशिक्षित हो चुके हैं और उनमें से 81% के आसपास का हमारा टारगेट रोजगार में अचीव हो चुका है। और ये जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमारे जनपद में नज़दीकी ही कस्बों में प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, ताकि वो अपना वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा के जो भी ट्रेड पे वहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है आसानी से प्रशिक्षण ले सकें। तमाम युवा चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। काफी चेहरे पे रौनक दिख रही है, जाहिर है कुछ न कुछ उनको लाभ मिला होगा। मैंने कौशल विकास के थ्रू ट्रेनिंग करने के बाद मुझे जॉब मिली है, जो नेहरू जागृति कंप्यूटर एकेडमी है, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। यहाँ पे मेरी सैलरी 7,000 रुपये है। कुछ और लोग हैं, उनको भी लाभ मिला, आपसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आपने किस में ट्रेनिंग लिया है और क्या कर रही हैं अभी? मैंने उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन में ट्रेनिंग ली है, जिसके अंतर्गत मुझे ड्रेस यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई गई और उसमें कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड कराया गया। MSWH ट्रेनिंग प्रोवाइडर के तहत मेरा प्लेसमेंट हुआ है शक्ति कंप्यूटर एकेडमी, जिसमें कि मेरी सैलरी 7,000 है। मैं पिछले साल 12 जनवरी को मुझे CM से सर्टिफिकेट मिला था कौशल विकास मिशन का, और मैं कौशल विकास से ट्रेनिंग ली है और KDS लर्निंग सेंटर से मुझे जॉब प्रोवाइड की गई है, जिससे मुझे 7,000 सैलरी मिल रही है। हम बात करते हैं यहाँ के DIOS महोदय से कि किस तरह से लैपटॉप वितरण की योजना और तमाम अन्य योजनाएं आपके जनपद में चल रही। प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में लैपटॉप योजना और कन्या विद्याधन योजना के संचालित की जा रही हैं, जिसमें लैपटॉप योजना के तहत वर्ष 2012 में कक्षा 12 उत्तीर्ण 18,225 बच्चों को लैपटॉप दिया जा चुका है। वर्तमान में या 474 बच्चों को लैपटॉप दिया जाना है। अब यह लैपटॉप मेधावी छात्र छात्राओं के योजना में परिवर्तित हो गया है, तो जो बोर्ड से सर्वोच्च अंक प्राप्त बच्चे हैं उनमें 434 यूपी बोर्ड के और 40 CBSE बोर्ड के बच्चों को लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में ये 474 लैपटॉप आने हैं। जैसे ही लैपटॉप जनपद में प्राप्त हो जाएंगे, बच्चों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कन्या विद्याधन योजना में वर्ष 2012 में कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्राओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय
रुपए 35,000 से कम थी उन्हें लाभान्वित किया जाना था। वर्ष 12 के उत्तीर्ण छात्राओं में 2,813 छात्राओं को ये लाभान्वित किया गया है। वर्ष 13 में 3,646 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में 856 का लक्ष्य था। वर्तमान में ये योजना मेधावी कन्या विद्याधन योजना में परिवर्तित हो गई है। इसीलिए सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को लाभ दिया जाना था, जिनमें 705 छात्राओं को रुपए 30,000 की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। 151 छात्राओं को शासन से अनुमोदन के लिए पत्रावली गई है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगी उनके खाते में रुपए 30,000 अंतरित कर दिए जाएंगे। जिनको लैपटॉप मिला है, तो आइए अब हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस दौर को बताएं जब मोबाइल भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना था और आज उनके हाथों में लैपटॉप है। कैसा महसूस कर रहे हैं? कक्षा 10 और 12 के छात्रों को लैपटॉप वितरण किया गया था 2012 में। मैं BSc फाइनल इस साल मेरी, मुझे लैपटॉप मिल गया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि लैपटॉप मिला तो उसके बाद आपके लाइफ में, आपके एजुकेशन में आप क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? सर ये चेंज महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई दिक्कत होती है मेरे मोहल्ले में, घर पे कोई भी काम होता है तो उससे हो जाता है। नेट द्वारा कोई भी सुविधा हमें प्राप्त हो जाती है, घर पे बैठे, बाहर नहीं जाना पड़ता है, दुकान पे नहीं जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे लैपटॉप मिला है, जिससे मैंने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की है। कभी मैंने लैपटॉप देखा नहीं था, ना कभी मोबाइल का यूज किया था, जिससे कि मैं कुछ जानकारियाँ लैपटॉप से कर सकती हूँ। जैसे कि नई नई भर्तियाँ देख सकती हूँ, नई नई कुछ चीज़ें भी देख सकती हूँ। अब बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में। जैसा कि अभी संबंधित अधिकारी ने बताया कि तमाम छात्राओं को इससे लाभान्वित किया गया है। यहाँ तमाम छात्राएं भी बैठी हुई हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये कन्या विद्याधन जो ये अमाउंट है, इसको मिलने से आप क्या चेंज महसूस करती हैं? क्या लगता है आपकी जो पढ़ाई है उसमें इसका क्या योगदान है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कन्या विद्याधन जो मिला है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। हम लोग आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आगे स्नातक पूरी कर सकते हैं, और जिससे कि हमें बहुत लाभ हुआ है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें ये अमाउंट जितना मिला है उससे हम बहुत, पहले तो कोई जैसे कि ये पैसे नहीं मिलते हैं तो वो लोग पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको लड़कियों को रोक दिया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं तो उनको मतलब पढ़ाया नहीं जाता है। अब ये सरकार द्वारा जो हमें योजना मिली है इससे हम आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जो हमें ये कन्यादान मिला है इससे हमें बहुत सुविधा प्राप्त हुई है। हमारी स्नातक पढ़ाई करने के लिए हमें बहुत अवसर मिला है और हमें इच्छा शक्ति जागृत हुई है और हम पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं। तमाम योजनाओं की चर्चा के दौरान एक बार फिर से हम बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर आते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दुर्घटना होने के बाद जो बीमा की जो राशि है जो दिया जाता है उससे तमाम किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। वह इस जनपद में क्या स्थिति है इसके बारे में यहाँ मौजूद हैं तमाम जो अधिकारी, उनमें बात करते हैं। औरैया के तहसीलदार यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जो किसानों के लिए जो दुर्घटना बीमा योजना है आपके जनपद में क्या स्थिति है, किस तरह से कितने लोगों को अब तक लाभ मिल चुका है? सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना प्रत्येक किसान जिसके नाम भूमि है, बीमित है, किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है। 5 लाख की इस धनराशि से किसान के परिवार की स्थिति, उसके वारिसों का जीवन सामान्य रूप से ठीक से चल जाता है और इस योजना से किसान के वारिसों को कोई परेशानी नहीं होती। सरकार की ये योजना प्रत्येक किसान के लिए है। सभी किसान इससे सरकार द्वारा बीमित किए गए हैं और सभी किसान जिनकी दुर्घटना में कोई मृत्यु होती है उनका पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। भ्रांतिवश कुछ लोग पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा, हम प्रयास भी करते हैं कि सबको जागरूक करें कि पोस्टमार्टम जरूर कराएं, जिससे उनके बच्चों को ये लाभ मिल सके। सभी किसान जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है हमारे जिले में, सभी को किसान दुर्घटना बीमा का लाभ 5 लाख रुपए सीधे उनके खातों में भेजा जाता है। यहाँ तमाम जनता जनार्दन के बीच में कुछ ऐसे परिवार भी आए हैं जिनको प्रदेश सरकार ने सहारा दिया है। आइए हम बात करते हैं कि इस दुख की घड़ी में किस तरह से सरकार का सहयोग आपको मिला। प्रतिवेर खत्म हो गए, किसान दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपया मिला है साहब,
अब बात से मुझे बहुत सहारा मिले, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे। हमारे बीच में कुछ और भी इस तरह की महिलाएं आई हुई हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप आज, जब आपके पति नहीं है इस दुनिया में, सरकार आपका किस तरह से सहयोग कर रही है? मेरा पति दुर्घटना से ख़त्म हो गए थे, तो मैं नेकपाल से मिली, उन्होंने मुझे फार्म दिया, उससे मुझे पैसा मिला, उससे मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकती। अब बात करते हैं श्रमिकों के लिए। श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण की योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हर जनपद में जो श्रमिक हैं उनको अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए जो दिक्कतें हुआ करती थी, उसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें साइकिल का वितरण कर रही है। औरैया जनपद में इसकी क्या स्थिति है? श्रम विभाग के माध्यम से इन साइकिलों का वितरण होता है। तो यहाँ श्रम प्रवर्तन अधिकारी इस जनपद के मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो श्रमिकों को साइकिल का वितरण किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक दिया जा चुका है? ये साइकिलों का सबसे पहले जो है निर्माण कार्यों में जो श्रमिक कार्यरत है तो उनका पंजीयन किया जाता है, और पंजीयन होने के पश्चात 6 माह बाद वो आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। उसके पश्चात उनसे जो है आवेदन पत्र प्राप्त करके और क्षेत्रीय अधिकारी उप श्रमायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वहाँ से स्वीकृत होने के पश्चात साइकिलें जो है मंगाकर जो है वितरित की जाती हैं, और इस वित्तीय वर्ष में 1560 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है, और विगत वर्षों को मिला के कुल 2298 साइकिलों का निर्माण श्रमिकों के बीच में वितरण किया जा चुका है। तो तमाम जो जनता जनार्दन के बीच में बैठे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी दावा किया गया उसमें कितना दम है। तो जी कृपया आप लोग बताएं। ये सर्वे विभाग मुझे साहब बहुत अच्छा लगा, जो बेरोजगारी हमको दूर करने के लिए काम मिलता है, और साहब साइकिल भी मिली है, और जो भी अन्य योजना आएगी हमें आशा है कि वो भी मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। आइए एक बार फिर से हम मुखातिब होते हैं मंच पे बैठे तमाम उन अधिकारियों के पास जिनके माध्यम से जनपद में जो तमाम जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विकास की योजना, कानून व्यवस्था की योजनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार फिर से जिलाधिकारी महोदय से, आपसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम अब तक बातचीत आपने सुनी, इसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसी योजनाएं और भी रह गई हैं जिनको जनता के बीच में क्रियान्वित किया जा रहा है और उसका लाभ जनता को मिल सकता है? यहाँ पर जनता के कई लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए, अपनी बातें भी रखी, तो ये बहुत अच्छा जिस तरह से ये मंच हमें उन्हें मिला अपनी बात रखने का, उसी प्रकार से हमने भी प्रयास किया है कि जिस तरह सभी योजनाओं का लाभ हम लोग, बहुत सभी अधिकारियों की जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है और ये प्रयास करती है कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ संबंधित पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में ये संभव है कि हर व्यक्ति तक ना पहुँचा गया हो और कोई पात्र छूट गया हो, उसके साथ कोई घटना ऐसी घटित हुई हो जो हमारे संज्ञान में ना आई हो। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया, शासन से भी ये निर्देश आए कि एक IGRS प्रणाली बनाई गई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। तो जितनी समस्याएं हैं, जितने प्रार्थनाएं हैं, जितनी मांग है, उस सबको अब हम लोग ऑनलाइन पंजीकृत कर रहे हैं, और संबंधित शिकायतकर्ता फ़ोन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो सूचनाएँ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से जो सूचनाएँ आती हैं, तहसील दिवस के माध्यम से जो आता है, और हमारे कार्यालयों में जो लोग आते हैं, इन विभिन्न स्रोतों से, यहाँ तक कि ऑनलाइन अगर कोई शिकायत ईमेल के माध्यम से करता है, तो इन सभी स्रोतों से हम शिकायतों को इकट्ठा करके सभी को ऑनलाइन फीड करा देते हैं, और फिर उसकी एक मॉनिटरिंग होती है। यहाँ तक कि निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भी वो इसी प्रणाली के तहत जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अभी तक हम लोग यहाँ इस मंच पर इतनी बात नहीं कर पाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी औरैया जनपद में बहुत कार्य हुए हैं और बहुत कार्य हो रहे हैं। जैसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, आप लोग ने सुना होगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। ये भी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। और जनपद औरैया के भी कुछ गांव हैं बिल्कुल दूर क्षेत्र के, अरवा कटरा के, वो इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आ रहे हैं, और वहाँ के ग्रामीणों ने पूरे सहयोग के साथ अपनी ज़मीन उपलब्ध कराई है, और अब निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी के साथ बिधूना अछलदा सड़क इतनी ख़राब हुआ करती थी, अब वो सड़क बहुत तेज़ी से बन रही है, पूर्ण हो रही है। इसी तरीके से फफूंद की और अछलदा की सड़क है, फफूंद औरैया की सड़क है। ये सब सड़कें बहुत महत्वपूर्ण लाइफलाइन है इस जनपद की,
और उस पर बहुत बेहतरीन काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। बिदुना किशनी मार्ग है जो सीसी बना है, बिदुना बेला मार्ग है, तो इससे मुझे लगता है जो दूरस्थ गांव जुड़े भी हैं और वहाँ की स्थितियों में सुधार आया है, आगे भी आ रहा है। और वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है, बल्कि हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि 6 लाख पौधे हम लोग एक ही दिन में रोपित करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत ठोस कार्य योजना बनाकर प्रयास कर रहे हैं। मैंडेज जो जनरेट होंगे उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हम लोग ने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस प्लांटेशन से जोड़ा जाए ताकि उनको भी रोज़गार के अवसर मिले, उनकी इनकम में वृद्धि हो। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने तमाम योजनाओं के बारे में एक बार फिर से प्रकाश डाला। हम एक बार फिर से सीडीओ साहब की तरफ चलते हैं और बात करते हैं तमाम योजनाओं के बारे में। अभी आपको काफ़ी फीडबैक जनता से मिला होगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खास चुनौतियां होंगी विकास के नज़रिए से? कि अभी एक अभिनव दिवस के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया गया राज्य सरकार की तरफ से, और हर जिले में एक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया। अभी तक हमारे जनपद में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करती थी, लेकिन पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायत उद्योग के माध्यम से ये उत्पादन कार्य हम लोगों ने शुरू किया है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो कक्षा 6 से और 12 तक की जो बालिकाएं हैं जो विद्यालयों में भी पढ़ रही हैं, उनके माध्यम का डिस्ट्रीब्यूशन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और आंगनबाड़ी के माध्यम से करवा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी पहल इस जनपद में हुई है। और एक जो जनपद में तमाम कब्रिस्तान हैं, तो उनकी बाउंड्री वाल का निर्माण अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से किया गया है, और तमाम कब्रिस्तानों को जो अतिक्रमण के शिकार हो रहे थे उनको अतिक्रमण रोका गया बाउंड्री वाल बना करके। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल गैप का कुछ धनराशि थी, जिसमें हमने 2 विद्यालयों को और 2 पशु चिकित्सालयों की बाउंड्री वाल निर्माण के लिए भी धनराशि निर्गत की गई, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं था, उसकी इंक्रोचमेंट होने की पूरी संभावना थी। तो ये हम लोगों के पास धनराशि उपलब्ध थी, उसके हम लोगों ने इसी धनराशि से वहाँ बाउंड्री वाल के लिए कार्यदायी संस्था को धनराशि मिली। और अब एक बार फिर से बात करेंगे जनपद के पुलिसिंग सिस्टम के बारे में। जनता को अपने साथ रखने के लिए, जनता को अपना दोस्त बनाने के लिए, उनसे अच्छे फीडबैक लेकर उनके लिए ही काम करने के लिए आपकी अन्य क्या भावी योजनाएं हैं? पूर्व में भी और भविष्य में भी जो भी पुलिसिंग की व्यवस्था है वो कंट्रोल रूम बेस की जा रही है। अभी भी ये कंट्रोल रूम के माध्यम से चल रहा है। इसमें कई समस्याएं अभी आ रही हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान हम अपने सरकारी नंबरों पे जो हमारे साथ अनुरोध किया जाता है या कोई समस्या बताई जाती है उसके आधार पे हम करते हैं। इसे और प्रौद्योगिकी आधारित करेंगे, जैसे कि 1090 के आने के बाद जितना परिवर्तन आया है महिलाओं के प्रति हो रही समस्याएं और अपराधों के बारे में, 1090 के आने के बाद जो प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रणाली है जिसमें सीधे लखनऊ में सूचना दर्ज होती है, शिकायत दर्ज होती है और उसके बाद संबंधित जनपद संबंधित थाने को सूचना जाती है और वहाँ से उसका निस्तारण होता है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम विचार करते हैं और समय समय पर अपनी क्राइम मीटिंग में अन्य माध्यमों से अपने अधीनस्थों को हम ये बार बार निर्देश देते हैं कि जनता के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत होने चाहिए। इससे सूचनाएं, आसूचनाएं और विभिन्न प्रकार की फीडबैक मिलती रहती है। ये 360 डिग्री फीडबैक का एक सिस्टम पुलिस में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये औपनिवेशिक पुलिस नहीं बल्कि जनता की पुलिस है और जनता के सहयोग से बनने वाली पुलिस है। और वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम मंच पे मौजूद तमाम अधिकारियों और जनता जनार्दन के साथ साथ तमाम विभागीय अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय सरकार आपके द्वार में।